IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है जो कि कावर्धा से है। गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई है और तकरीबन 90 एकड़ गन्ने की फसल में आग लगी है। पांडा तराई के भगतपुर धनेली खार की यह घटना है। आमतौर पर गन्ने की खेती छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कावर्धा में ही होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है, ठीक अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो गन्ने की खेती सबसे ज्यादा कावर्धा में होती है। लेकिन किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 90 एकड़ बहुत होता है। 90 एकड़ की फसल में, 90 एकड़ गन्ने की फसल में। अब देखिए, ये आप चारों तरफ जो ये आग देख रहे हैं, ये गन्ने की फसल बस तैयार ही होने वाली थी, बल्कि तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद आग लग गई, भीषण आग लग गई। अब उस किसान पर क्या बीती होगी जिस किसान ने इस गन्ने को फायदे के लिए बोया होगा। ये तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। और क्या वाकई ये आग अपने आप लगी है, किसी की लापरवाही की वजह से लगी है? क्योंकि आमतौर पर जब खेत में रखवाली करने के लिए भी कोई जाते हैं तो आग सेकने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो दिन की है। तो हुआ क्या होगा? ये पांडा तराई के भगतपुर धनेली खार एक पड़ता है कावर्धा में, वहीं पे एक किसान की 90 एकड़, तकरीबन एक नहीं कई किसानों की फसल, जैसे कि हमको सूचना मिली है, कई किसानों की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। किसान के लिए उसकी खेती उसके बच्चे के समान होती है, चूंकि वो 3 से 4 महीने लगातार उन्हें देखते हैं और इंतजार करते हैं कि वो जब बड़ी होगी, फसल खड़ी होगी। और गन्ने की खेत में तो आमतौर पर 1 साल लगता है, गेहूं और धान में उसमें 3 से 4 महीने, लेकिन गन्ने की खेती में 1 साल का समय लग जाता है। और 1 साल में जो फसल खड़ी हुई हो और उसके बाद उसे काटने की बारी हो, तब 90 एकड़ गन्ने की फसल में आग लग जाए। आप जरा सोचिए उस किसान पर क्या बीत रही होगी। हमारे और आपके लिए एक खबर है, लेकिन उन किसानों की स्थिति के बारे में पूछिए, लेकिन हम कम से कम हम सभी महसूस तो कर सकते हैं। और ये हुआ कैसे होगा, ये भी एक बड़ा और अहम सवाल है। और साथ की बड़ी बात का वक्त हो गया है। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जायजा लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाभार्थियों से करेंगे बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज आएंगे छत्तीसगढ़। रायगढ़ में सामाजिक भवन का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने गरीब परिवारों के हित में लिया बड़ा फैसला। नए साल से परिवारों को 5 साल तक मिलेगा निःशुल्क चावल। खाद्य विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को जारी किए पत्र। आज रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। शहर में करेंगे रोड शो। सीएम बनने के बाद साय का ये पहला रायगढ़ का दौरा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे विभागवार समीक्षा बैठकें। स्कूल शिक्षा, राजस्व विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे सीएम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है मध्य प्रदेश बीजेपी। कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियां और जिला प्रभारी, जिला अध्यक्षों की बैठक। चुनाव की रणनीति और अभियानों को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मैराथन बैठक जारी। जीतू पटवारी आज भी लेंगे संगठन की बैठक। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिर पांव पसार रहा है कोरोना। भोपाल में कोरोना के 3 एक्टिव मरीज, छत्तीसगढ़ में 5 नए केसेस की पुष्टि।
भिलाई में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर, पिता और एक बच्चे की मौत, 2 की हालत गंभीर। जहर खाने का कारण अज्ञात। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आज सीधे बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव से ईडी पूछताछ करेगी। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस लौटाएंगी। चौथी बड़ी खबर है राजस्थान में कांग्रेस सरकार की 50,000 भर्तियां फिलहाल रद्द हो गई हैं। पांचवी बड़ी खबर यह है कि आचार संहिता के 2 महीने पहले भर्तियां निकाली थी। और छठवीं बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। और 7वीं बड़ी खबर है इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा पहला पोलरीमेट्री मिशन। तो अब खबर विस्तार से। आज रायगढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम बनने के बाद रायगढ़ का यह उनका पहला दौरा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:40 पर रायगढ़ पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कबीर चौक से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अग्रोहा धाम में लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होना है। रात 8 बजे पत्रकारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। यानी रात्रि 8 बजे का जो कार्यक्रम है चीफ मिनिस्टर का, वो पत्रकारों से मिलने का है और आम लोगों से मिलने का है। रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और ये सीएम का पहला रायगढ़ का दौरा है। पत्रकारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी उन्हें करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस बात से अवगत करा दिया। रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। अग्रोहा धाम में लोकार्पण कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है आज, इसीलिए आज वो रायगढ़ दौरे पर जा रहे हैं। और अगली खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। सुबह 10:45 पर मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। मीटिंग में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जुड़ेंगे। देवास के हाट पिपल्या में आयोजित होगा कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जो आज के कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा हम आपको बता रहे हैं कि आज उन्हें क्या क्या करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली, स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री वर्चुअली ही जुड़ेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको ये जानकारी हम दें कि 10:45 पर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है तो काम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठप है। काम हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री अगर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर विभाग का काम तो हो रहा है। भले विभागों का बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन काम तो वैसे चलता है। अभी मुख्यमंत्री बहुत बारीकी से हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। हर विभाग में कहां कहां काम होना है और क्या लक्ष्य लेकर चलना है, उसके पश्चात विभागों का बंटवारा किया जाएगा। देखिए, 11:30 बजे राजस्व का है। एक मंत्रालय तो राजस्व का भी होता है ना, उसकी भी समीक्षा बैठक करनी है। एक मंत्रालय तो स्कूल शिक्षा विभाग का भी होता है ना, उसकी भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले प्रेजेंटेशन लिया था। सारे अधिकारियों का विभागवार प्रेजेंटेशन लिया था, समीक्षा बैठक की थी, सारे विभागों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी ली थी और उसके बाद लगातार तेजी से काम कर रहे थे। तो मोहन यादव भी ठीक उसी तरह से सारे विभागों को बहुत बारीकी से जान रहे हैं
और समझ रहे हैं। इधर भोपाल में बीजेपी संगठन की अहम बैठक है। बीजेपी दफ्तर में संगठन की बैठक होगी। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल इस बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल होंगे। सांसद और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। एक बड़ी खबर आपको दे दें, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल होंगे। देखिए, ये भारत देश है, यहां पर एक चुनाव खत्म होता है और दूसरा चुनाव आके सर पर खड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल ही इस बात की जानकारी दी थी कि आज से ठीक, आप चाहे तो तारीख नोट कर लीजिए, 2.5 महीने बाद लोकसभा का इलेक्शन होना तय हो जाएगा। यानी आपके सामने तारीखें बता दी जाएंगी कि किस चरण में कहां चुनाव होना है। 2.5 महीने बाद, आज से ठीक 2.5 महीने बाद ये पूरे देश में बता दिया जाएगा कि किस किस तारीख में कहां चुनाव होना है। और अभी तो आप सोच रहे थे कि 5 राज्यों का चुनाव तो संपन्न हुआ है। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले तो ये सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे यहाँ विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, यानी कौन किस विभाग का मंत्री है ये उन्हें पता नहीं चला है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, लगातार बैठकों पर बैठकें क्यों कर रही हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें देश का चुनाव लड़ना है और देश में खुद को आगे दिखाना है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। भोपाल से अगली खबर यह है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई। देखिए, बीजेपी के बाद कांग्रेस की खबर आ गई। कांग्रेस संगठन में जारी है बैठकों का दौर। संगठन में कसावट लाने के लिए जीतू पटवारी बैठकें कर रहे हैं। विभाग और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। संगठन और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। और यकीन मानिए, ये चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। चूंकि पिछले आप देखेंगे, रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 2014 से लेकर आज तक, ये आपके लिए सामान्य जानकारी भी है और आप जानते भी हैं कि 2014 से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। तो कांग्रेस जो लंबे समय तक सत्ता में रही है भारत देश में, उसके लिए ये आम चुनाव एक चैलेंज है, एक अग्नि परीक्षा की तरह भी है कि वो खुद को कहां खड़ा हुआ पाती है। क्योंकि सोचिए, जिसके पास 2014 से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष चुनने लायक संख्या ना हो, उसके लिए अग्नि परीक्षा नहीं तो और क्या है। तो संगठन की बैठक हुई, लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी आज। जीतू पटवारी जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा हैं, अपना चुनाव लूज कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में कॉन्फिडेंस भरने का कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस को लगा कि अब युवाओं के सहारे ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जिस ओर युवा चलते हैं, कहा यह जाने लगता है कि उस ओर वायु बहने लगती है। तो बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। ये कांग्रेस के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी लगातार बैठक कर रही है तो कांग्रेस भी लगातार बैठक कर रही है। अब आपको एक भिलाई की खबर से अपडेट कर देते हैं। एक परिवार के 4 लोगों के जहर खाने के मामले में परिजनों ने यह बताया है कि दवा खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। बाबा ने कोविड से बचने की दवा बताकर दी थी मेडिसिन। पति पत्नी और 2 बच्चों ने मेडिसिन खाई। पिता और एक बेटी की मौत हो गई। 2 का इलाज चल रहा है। भिलाई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच कराया गया है, इन्हें भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। जामुल थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये तस्वीरें हैं। बाबा ने कोविड से बचने के लिए ये दवाई दी थी। इसीलिए IBC 24 ये आपको बार बार समझाता है कि कोविड से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। अब एक बार जब ये एंट्री कर गया है तो ये हमारी लाइफ में हिस्सा रहेगा, परंतु इससे हम बच सकते हैं बचाव से, सावधानी से, सुरक्षा से। जो उल्टी किया था सर, तो उसमें से निकला था कुछ नहीं कुछ हरा हरा था, पाउडर टाइप का। तो उसको मैं यहाँ पे लाके दिया हूँ डॉक्टर लोग को। तो कुछ मोटा मोटा था कि पाउडर ही था? पाउडर था। उनको ये बोल के खिलाया था कि किसी बाबा ने उनको कुछ दवाई दी है और उसको खाने से सब लोग का अच्छा ही होगा। एक पॉलीथीन में कुछ पाउडर जैसा ला के दिया जिसमें कुछ भी नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था।
तो हमने उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया है फॉरेंसिक जांच के लिए। अभी 4 लोगों की सूचना है, जिसमें कि एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। एक हस्बैंड की और एक बेटी की डेथ हुई है और 2 की अभी हालत नाजुक है। और कोमल धानेसर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कोमल, बाबा के बारे में कोई जानकारी हुई और उसने क्या कहकर दवा दी थी इन लोगों को? जी, जो शुरुआती परिजन जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, जो मृतक का छोटा भाई है वो ये बता रहा है कि कोई बाबा के पास से इसने गोलियां या कुछ ऐसा चीज लाके दिया था कि कोविड है, अभी कोविड फैल रहा है, सब ठीक हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा, ये कह के उसने दवा खिलाई थी। और ये जो दवा के बारे में डॉक्टर जो बता रहे हैं कि काफी वो तेज उसमें स्मेल थी, तो ये कोई मामूली जहर नहीं था, ये कोई ऐसे छोटा मीठी कोई जहर नहीं थी कि आसानी से खिलाया जा सकता था। इसको ऐसे विश्वास में लेके ही खिलाया जा सकता था। और जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से जो जानवी है, जो पत्नी है, उसने अपने ससुर को ही जानकारी दी थी शुरुआती दौर में कि कोई कोविड की गोली है, ये खाने से कोविड से हम बचे रहेंगे और कोई बाबा ने दिया इसे। तो ये बातें शुरुआती दौर में सामने आई है, लेकिन अभी भी पुलिस इस मामले में कुछ अभी खास खुलासा नहीं कर पा रही, क्योंकि पुलिस अभी बयान लेने में जुटी है। परिवार का बयान हो चुका है, आस पड़ोसी का भी बयान लेके उसके बाद ही सारी चीजें पता चलेगी आखिर जहर क्यों दिया था मृतक हेमलाल ने परिवार को। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही, सबसे अच्छी, हाँ कुछ कह रही थी कोमल, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। इसमें 3 बेटियां हैं मृतक की और तीसरी बेटी अपने दादा दादी के पास सो रही थी, इसलिए वो बच गई, उसकी जान बच गई। ये कल रात से पता चला कि मृतक की 3 बेटियां हैं और छोटी बेटी जो थी अपने दादा दादी के पास सो रही थी, इसलिए उसकी जान बच गई इसमें। शुक्रिया कोमल इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका। पिता और एक बेटी की मौत हुई है, 2 का इलाज जारी है। ये एक बड़ी खबर है। कोविड, एक ही परिवार के 4 लोगों के जहर खाने का मामला है। एक ही परिवार के 4 लोगों के जहर खाने का मामला है। परिजनों ने दवा खाने के बाद तबीयत इनकी बिगड़ी है। बाबा ने कोविड से बचने की दवाई बताकर दी थी। बाबा ने कहा था इससे आप कोविड से बचेंगे। पति पत्नी और 2 बच्चों ने ये दवा खाई थी। पिता और एक बेटी की मौत हुई है और 2 का इलाज चल रहा है। जो हमें जानकारी मिली है, एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाया है। ये कोविड से क्या घबरा कर ये लोग बाबा के पास गए और बाबा ने कौन सी दवा दी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कोरोना से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबर है। प्रदेश में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। 5 नए मरीज मिले हैं। भोपाल से खबर यह है कि अब पांव पसार रहा है धीरे धीरे कोरोना। प्रदेश में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। ये रायपुर से खबर है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुर्ग में 4, रायपुर में 1 मरीज मिला है। इसके पहले आपने एक खबर देखी कि कैसे कोविड से बचने के लिए एक बाबा ने दवा दी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 1-2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो बार बार IBC 24 आपको इस बात के लिए सचेत कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि बहुत डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का तो इलाज संभव है। अगर आपने अब तक वैक्सीन ना ली हो तो आप वैक्सीन ले सकते हैं और एहतियात बरतिए। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ना इधर उधर भागने की जरूरत है। भोपाल में 4, इंदौर में 3, जबलपुर में 2 एक्टिव केस। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या यानी 9 हो गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, एक्टिव मरीजों की संख्या, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ओवरऑल 14। भोपाल की बात करें तो भोपाल से तो खबर है, बल्कि MP में पांव पसार रहा है कोरोना। प्रदेश में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं बस अलर्ट करने के लिए, ना कि इससे आप घबरा जाइए, डर जाइए। दिल्ली से अगली खबर यह है कि इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट हुआ है। मंगलवार शाम एम्बेसी के पीछे खाली प्लॉट पर धमाका हुआ। धमाके की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्पेशल सेल और पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। मौके से लेटर मिलने का दावा किया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले में। मंगलवार शाम एम्बेसी के पीछे खाली प्लॉट में ब्लास्ट हुआ। धमाके की वजह अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। खाली प्लॉट में यह धमाका हुआ है। किसने धमाका किया, क्यों किया, इसका अभी कोई इंफॉर्मेशन पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास नहीं है।
महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं। पुलिस ने दीपक नेपाली को गिरफ्तार किया है। कई दिनों से दीपक नेपाली फरार चल रहा था, भागा हुआ था। कल रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक बड़ी और अहम खबर है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पुलिस ने दीपक नेपाली को गिरफ्तार किया है। कई दिनों से ये डरा डरा भागा फिर रहा था, लेकिन इसे पकड़ लिया गया है। कल रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दीपक नेपाली को कल रात में गिरफ्तार कर लिया गया है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब बात एक बच्ची के साथ हुई हैवानियत की। बैतूल में मासूम छात्रा को टीचर ने सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया और उसके सर के बाल उखाड़ दिए क्योंकि इस बच्ची को अंग्रेजी नहीं आती थी। बैतूल के बोरदेही थाना इलाके के खेडली बाजार स्थित प्राथमिक स्कूल से एक खबर है। अंग्रेजी के अक्षर ठीक से ना पढ़ पाने के चलते स्कूल टीचर पूर्णिमा साहू ने चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को इतनी बेरहमी से पीटा, इतनी बेरहमी से मारा, उसके सर के बाल उखाड़ लिए कि बच्ची अभी तक कुछ समझ नहीं पा रही है। परिजनों ने इस प्रताड़ना की शिकायत कलेक्टर से की है, लिखित में शिकायत दी है, जिसके बाद जिला शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात करी। चलिए एक बार मान लेते हैं कि बच्ची को अंग्रेजी नहीं आ रही थी, तो ये बताएगा कौन, ये समझाएगा कौन? सब एक बराबर छात्र नहीं होते, पढ़ने में एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये अध्यापक की जिम्मेदारी है जो कमजोर बच्चा है उसे भी तेज बच्चों के सामने लाए। इसमें तो वो अध्यापिका फेल हो गई, ये तो उन्हें अता पता है नहीं। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो पढ़ा दिया वो रट जाए। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे के साथ उन्होंने किया है वो ताउम्र नहीं भूल पाएगी। वो स्कूल से आई शाम को जब बताई सर कि मैडम ने मारा, बोले साहू मैडम ने, खेड़े बाजार की रहने वाली है, साहू मैडम ने मारा, बोले बाल उचका दी, बोले पापा, बोले इंग्लिश नहीं आती, बोले मैडम बताती है कि बोले इनको ये रोज़ स्कूल नहीं आती, जबकि स्कूल रोज़ आती है। कि पूर्णिमा साहू मैडम ने इंग्लिश न पढ़ने के कारण उसके बाल खींचे हैं ऐसा बताया है। इसकी प्रकरण की जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुष्टि हो जाए इस बात की कि वाकई बाल खींचे हैं या सज़ा दी गई है, क्योंकि जांच के बाद ही कार्रवाई कर पाएंगे। तो आज ही हम जांच करवा रहे हैं। शहडोल जिला जेल में बंद एक सजा याफ्ता कैदी की 4 वर्षीय बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बच्चे को उपचार के लिए जेल प्रबंधन से जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी रघुनाथ जाटो और उसकी पत्नी पूजा सिंह मानव तस्करी मामले में 7 साल की सजा जिला जेल में काट रहे हैं। जेल के अंदर 4 साल का बेटा कृष भी साथ में रहता था। 23 दिसंबर को बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। 24 दिसंबर की शाम करीब 4:30 बजे बच्चे ने उपचार के दौरान यानी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 25 दिसंबर की सुबह बच्चे के शव का पंचनामा करके न्यायिक अभिरक्षा में पिता की मौजूदगी में तैयार किया गया और शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। फिलहाल इस मामले में सहायक जेल अधीक्षक ने यह बताया है कि बच्चे को सर में तकलीफ थी, जिसका सिटी स्कैन भी कराया गया। मामले में पुलिस शव का पीएम यानी पोस्टमार्टम कराने के बाद मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।